हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की इस क्लास में सभी दर्शकों का यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ से हार्दिक स्वागत है। और सभी छात्रों, हम कर रहे हैं 12th क्लास के मैक्रो इकोनॉमिक्स का लेसन नंबर 14 और जिसमें हम कर रहे हैं विदेशी विनिमय दर। आज हम इसके बारे में जानेंगे, विदेशी विनिमय दर के बारे में। तो विदेशी विनिमय दर जैसे कि नाम से ही पता है, विदेशी मैंने दूसरा देश, विनिमय मैंने लेना देना, दर मैंने दर, यानी मुद्रा के रूप में एक देश का दूसरे देश के साथ मुद्रा जो एक्सचेंज रेट है उसको बोलते हैं। तो जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है, ये हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट है, ये दो प्रकार की होती है। नंबर एक फिक्स एक्सचेंज रेट और दूसरा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। तो इसको जानने से पहले हम दोनों प्रकार की जानने से पहले हम जानेंगे कि जो विदेशी विनिमय दर होती क्या है। विदेशी विनिमय दर, मेरे छात्रों, विदेशी मतलब दूसरा देश, विनिमय मैंने लेना देना, दर मैंने दर, तो दूसरे देशों के साथ लेना देना है उसकी दर क्या है। तो यहाँ दो चीज देखने वाले शब्दों से पता चल रहा है आपने कि इसका विदेशी शब्द आते हैं, इसका मतलब है कि ये दो देशों के बीच में है, दो या दो से अधिक देशों की विनिमय की तुलना है, विनिमय का अनुपात या तुलना, अनुपात, ठीक है। और दूसरी बात है कि ये अपने देश की बात नहीं है, बाहरी देश के साथ, अपने से अलग है दूसरे के साथ हमारी क्या बनती है, उसके साथ हमारा एक्सचेंज रेट क्या है, उसके बारे में अब बताया गया है। तो सबसे पहले आप लोगों को यही जान लेना है कि जो विदेशी विनिमय दर है उसमें मुद्रा के उस रेट का अध्ययन किया जाता है जो दूसरे देशों के साथ लेना देना है, या दूसरे शब्दों में विदेशी विनिमय दर उस दर को कहते हैं जिस पर किसी देश की करेंसी की इकाई के बदले में दूसरे देश की मुद्रा की कितनी इकाइयां मिल सकती हैं। कोई एक देश है, उस देश की, जैसे कि मान लिया हमारा एक डॉलर है, ये किसी एक देश का करेंसी है, अमेरिका की करेंसी है, और उसके बदले में भारत के कितने रुपए मिल सकते हैं। अर्थात एक वस्तु जो अमेरिका में $1 की है वो भारत में 75 रुपए की है, यानी उसकी वैल्यू है वो 75 रुपए होगी। अर्थात $1 75 रुपए के बराबर होगा, या कहें कि ₹1 1/75वां हिस्सा होगा डॉलर का। ठीक है, मेरे ख्याल में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसके लिए कुछ ज्यादा कठिन बात नहीं है। क्यों नहीं है कि विनिमय दर है वो किसी घरेलू करेंसी के रूप में दी जाने वाली कीमत है जो विदेशी करेंसी के लिए दी जाती है। अपने जैसे मान लीजिए हमारे भारत के घरेलू रुपए हैं और $1 चाहिए, तो इसके लिए हमें 75 रुपए देने पड़ेंगे। यही विदेशी विनिमय दर है, एक देश की करेंसी की दूसरे देश की करेंसी के बदले में दी जाने वाली कीमत विनिमय दर कहलाती है। इस तरह विनिमय दर दो देशों की मुद्राओं के विनिमय के अनुपात को व्यक्त करती है। यह एक देश की करेंसी दूसरे देश की करेंसी के रूप में कीमत को प्रकट करती है, इसलिए हम इसे बाहरी मूल्य भी मानते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, नंबर एक, दो देशों के बीच विनिमय दर, दूसरा बाहरी मूल्य, हमारी करेंसी का बाहर क्या मूल्य है, किसी एक अर्थव्यवस्था का दूसरे अवस्था में क्या मूल्य है। जैसे हमारा रुपया का अमेरिका में क्या मूल्य है, या अमेरिका का डॉलर का भारत में क्या मूल्य है, ये बात है। तो मेरे ख्याल में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसकी परिभाषा आप दे सकते हैं, विनिमय दर एक देश की मुद्रा की इकाई के बदले दूसरे देश की मुद्रा की कितनी इकाइयां मिल सकती है। पर परिभाषा कर लेते हैं थोड़ा सा। एक देश की करेंसी, एक देश की मुद्रा की एक इकाई के बदले क्या है, एक इकाई के बदले में दूसरे देश की मुद्रा की में
दूसरे देश की मुद्रा की कितनी इकाइयां मिल सकती हैं? कितनी इकाइयां मिल सकती हैं? इसका माप ही विदेशी विनिमय दर कहलाती है। मेरे ख्याल में अब किसी को भी कोई डाउट नहीं रहा होगा। कई जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो क्या होता है? जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा की जितनी इकाइयां मिलती है उसको हम कहते हैं। तो मेरे ख्याल में इसका अर्थ भी जान गए आप और उसकी परिभाषा भी जान गए। तो उसके अगला जो टॉपिक है उसके बाद चलते हैं हम। ये कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का है। नंबर 1 फिक्स एक्सचेंज रेट, दूसरा है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फिक्स एक्सचेंज रेट, फिक्स शब्द से नाम ही पता है आपको, शिथिल। शिथिल विनिमय दर, इसको क्या बोलेंगे आप? शिथिल विनिमय दर प्रणाली, शिथिल विनिमय दर प्रणाली एक पहले प्रकार का सिस्टम प्रणाली। और जो दूसरी प्रकार का वो आपका फ्लेक्सिबल क्या होता है? लोचशील, यानी जिसमें अंतर फर्क आ जाए, अंतर आए, नम्य विनिमय प्रणाली, विनिमय दर प्रणाली। डियर स्टूडेंट्स, ये 2 प्रकार हैं। हम 2 प्रकारों में आज करते हैं। सबसे पहले इसके बारे में आज की वीडियो में हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इसको हम कर लेंगे क्योंकि दोनों लेने पर आपका ज्यादा हो जाएगा। तो हम सिर्फ आज इसके बारे में बात करेंगे। फिक्स एक्सचेंज रेट ऑफ द सिस्टम, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या बोलता है, इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले इसके बारे में हम जानते हैं क्या है कि शिथिल विनिमय दर प्रणाली का अर्थ क्या है। विनिमय दर की सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ये दर होती है शिथिल, इसकी तो आज हम बात ही नहीं करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं शिथिल विनिमय दर प्रणाली की। ये क्या है? ये सरकार द्वारा विनिमय दर सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। बस ध्यान रखना, जिसमें शिथिल शब्द है वो शिथिल हो जाती है, वो सरकार ही इसको करती है। इस प्रणाली के अंतर्गत विनिमय दर का निर्धारण करेंसी की एक इकाई में निहित सोने की मात्रा के आधार पर किया जाता है। विभिन्न देशों की करेंसी में एक इकाई सोने की मात्रा के आधार पर उसकी तुलना की जाती है। यह मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 विनिमय दर की विनिमय, ये 2 प्रकार का है। ये नंबर 1 पहला कौन सा आपका? विनिमय दर की सर्वमान्य प्रणाली। इसी के 2 हिस्से जो शिथिल है, इसमें नंबर 1 क्या आपका? सर्वमान्य प्रणाली। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि जिसमें सोने की मात्रा, प्रत्येक देश अपनी करेंसी का मूल्य सोने के रूप में परिभाषित करना होता है। इसलिए इसमें करेंसी का मूल्य दूसरी करेंसी के मूल्य निर्धारित करने के लिए प्रत्येक करेंसी का स्वर्ण के मूल्य के साथ तुलना की जाती है। इसके तुलना किसके साथ की जाती है? सोने के मूल्य। कोई भी करेंसी है, जैसे बाहर की करेंसी 1 रुपया हो तो 1 रुपये में कितना सोना आएगा, ये $1 है, $1 में कितना सोना आएगा। ये प्रणाली 1920 के दशक से पहले थी।
1920 के दशक तक जब तक हमारा ये प्रणाली काम करती थी, यह प्रणाली 1920 के दशक से पूर्व संसार के अनेक भागों में प्रचलित थी। तब अधिकांश देशों में पूर्णकाय मुद्रा का मूल्य सोने के रूप में प्रभाषित करना होता था, यानी जो भी उसका सिक्का होता था, जितना का उसमें सोना लगता था उसी इतने का ही सोना, जितना उसमें सोना होता था उतने का ही वो सिक्का होता था, उसके रूप में होता था। यदि और एक करेंसी का मूल्य दूसरी करेंसी में उसमें निर्धारित करने के लिए उस करेंसी के सोने के मूल्य की तुलना की जाती थी। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए आपको बताऊं कि $1 में 2 ग्राम सोना होता है। मान लिया $1 में $1 लेते हैं, $1 1 ग्राम सोना या 2 ग्राम सोना ले लेते हैं, और 2 पाउंड में 4 ग्राम सोना। ये दो बातें ली हमने, तो इसकी तुलना कैसे करते थे? तो इसका मतलब यहाँ सोना है वो एक है, ये सोना जो 2 ग्राम है वो $1 में आता है, और जो 4 ग्राम सोना है वो $2 में, 2 पाउंड में आता है। तो इसका मतलब दोनों का यदि हम इसका भी निकालें, यदि अमेरिका के $1 में 2 ग्राम सोना और इंग्लैंड के 1 पाउंड में 4 ग्राम सोना पाया जाता है, तो दोनों देशों की करेंसी विनिमय दर इस प्रकार होगी, $2 बराबर 1 पाउंड। $2 बराबर 1 पाउंड क्यों होगी? क्योंकि यहाँ जो $2 है दोनों बराबर ही हो रहे हैं मेरे ख्याल में। तो ये दोनों इस प्रकार $2 बराबर 1 पाउंड होगी। इस विनिमय प्रणाली को विनिमय टकसाली समता मूल्य भी कहा जाता है। एक करेंसी टकसाली मूल्य से विपर्य उस करेंसी में निहित सोने से है। तो इसमें जो सोना था शामिल, क्योंकि जो इसमें जो $1 में सोना है वो 2 ग्राम है और 2 पाउंड है, वो उसमें उसके बदले में हमें $1 ग्राम सोना, यहाँ गड़बड़ हम गड़बड़ करके 1 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 1 पाउंड है इसका ये $1 है वो 2 पाउंड के बराबर, क्योंकि इसमें 2 ग्राम सोना है और इसमें 4 ग्राम सोना है। तो इसको यदि हमें 4 ग्राम सोना करना है, यहाँ भी 4 ग्राम करना है, यहाँ 2 सोना ग्राम, 2 ग्राम सोना है, और यहाँ इसमें 4 ग्राम सोना है। और यदि इसको हमने ये 1 पाउंड के बदले में 4 ग्राम सोना मिला, और यदि हमें 4 ग्राम ही सोना $1 में चाहिए तो $2 खर्च करने पड़ेंगे आपको। ये $2 खर्च करने पड़ेंगे। $2 के बदले में हमें 4 ग्राम, क्योंकि $1 के बदले में 2 ग्राम सोना, यदि $2 के देंगे तो उसका 4 ग्राम सोना मिल जाए, इसके बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 पाउंड बराबर $2, 1 पाउंड बराबर $2। इस प्रकार इसकी विदेशी विनिमय दर सिद्ध की जाती थी। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी प्रणाली इसमें है, ये तो थी हमारी स्वर्णमान विनिमय दर, जो 1920 तक के दशक चली, 1920 तक चली, क्योंकि इससे पहले संसार में अनेक भागों में प्रचलित थी। उसके बाद चेंज होगी, उसके बाद हमने दूसरी दर लगा की जिसका नाम है विनिमय दर की समझ विनिमय दर की समझनीय, जैसा कि समझ से ही प्रकट होता है कि समझ से बिठा देना, उनमें तालमेल बिठाना, सीमा प्रणाली। सभी बच्चों को अच्छे से दिख रहा होगा मेरे ख्याल में। देखिए, तो दूसरी ये थी हमारी, नंबर 1 पे हमारी ये थी, और नंबर 2 पे ये 2 शिथिल विनिमय दर प्रणाली के 2 प्रकार हैं। पहले प्रकार के बारे में हम पहले बातें कर चुके हैं। दूसरे के बारे में जिसका समझनीय सीमा प्रणाली है, इसको हम दूसरे अन्य नामों से भी जानते हैं, विनिमय दर की ब्रेटन वुड्स प्रणाली।
इसको किस नाम से जानते हैं? या विनिमय दर की ब्रिटेन, विनिमय दर की ब्रिटेन वुड्स ब्रिटेन वुड्स प्रणाली कहते हैं। ब्रिटेन वुड्स प्रणाली के नाम से भी हम इसको जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ब्रिटेन। ब्रिटेन वुड्स प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। विनिमय दर की सर्वमान्य प्रणाली और टकसाली समता मूल्य प्रणाली का स्थान 1920 के बाद विनिमय दर की ब्रिटेन वुड्स प्रणाली ने ले लिया और विनिमय दर की समस्या प्रणाली भी इसको कहा जाता है। यदि ब्रिटिश वुड्स प्रणाली की विनिमय दर की स्थिर प्रणाली ही थी, परंतु इसमें कुछ सीमा तक एडजस्टमेंट करने की जो ये प्रणाली थी, इसमें और उसमें कोई खास ज्यादा फर्क नहीं था। 1920 तक ये प्रयोग होते रहे, लेकिन जब ये प्रणाली लागू हुई तो इसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट की, जैसे कि नाम में ही है समझनीय है, तो इसका मतलब क्या है कि एडजस्टेबल हो गई। तो एक सीमा तक उसमें समायोजन की परिवर्तन करने की अनुमति थी। इस कारण से इसको विनिमय दर की समझनीय सीमा प्रणाली भी कहा जाने लगा। इस प्रणाली के अनुसार विभिन्न करेंसियों को एक करेंसी अर्थात अमेरिकी डॉलर के साथ टैग कर दिया गया था। जो मान ये है जैसे कि बहुत सारे देश की प्रणाली है, अलग अलग देशों की है, तो जो जब इसकी बात आई तो किसी एक देश की प्रणाली ली, एक देश का कोई करेंसी ली, उस करेंसी के साथ दूसरे देशों की तुलना की गई। तो जैसे इसके अमेरिका का डॉलर ले लिया, सबसे पहले अमेरिका का डॉलर ले लिया, इस डॉलर के साथ दूसरे देशों की जो करेंसी है उसके साथ उसकी संबंधित कर दिया गया। अमेरिकी डॉलर का एक निश्चित कीमत मूल्यांकित कर दी गया। जो अमेरिका का डॉलर है उसको बना दिया गया, एक सोने में कन्वर्ट कर दिया गया। इसमें 2 ग्राम सोना है, 3 ग्राम सोना का 1 डॉलर है, जो भी इसमें शामिल किया गया। एक सोने की कीमत, 1 डॉलर की कीमत मान लिया 3 ग्राम सोना है, तो दूसरों करेंसी में कितना 3 ग्राम कितना आएगा, उस प्रकार इसको निर्धारित किया गया। एक करेंसी का अमेरिकी डॉलर के रूप में मूल्य का निहित अर्थ उस करेंसी का सोने के मूल्य माना गया। 2 करेंसियों के बीच समताओं में पाई जाने वाली ऋण मात्रा निर्धारित की जाती थी। किसी करेंसी के समता मूल्य में समायोजन परिवर्तन की अंतरराष्ट्रीय कोष, जिसका हम IMF से भी कहते हैं, की अनुमति से संभव था। तो ये प्रिय छात्रों, सबसे पहले तो इसमें और इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। 1920 से पहले विनिमय दर की सर्वमान्य प्रणाली थी, यानी हर करेंसी में उसकी सोने की मात्रा देखी जाती थी, कितनी सोने की मात्रा है, उसके हिसाब से एक करेंसी दूसरी करेंसी का एक्सचेंज था। लेकिन जब इसका अनुमान आया तो हमने किसी एक विशेष करेंसी को विशेष महत्व दिया गया, उसका सोने के साथ तुलना करके इसे एक करेंसी ले ली और उस करेंसी के साथ फिर बाकी दूसरे देशों की करेंसी की विनिमय दर एक्सचेंज रेट बनाया गया। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद जो स्थिर विनिमय दर प्रणाली है, दोनों प्रणाली यानी दो प्रकार से हमने इसको बताया। स्थिर प्रणाली एक्सचेंज, जो फिक्स एक्सचेंज रेट था, ये 2 प्रकार से था। दोनों प्रकार के बारे में हमने जिक्र की। तो इसका फर्क, इसके गुण क्या हुए, क्या दोष हुए, उनके बारे में हम बात करेंगे। सन 1977 में स्थिर विनिमय दर प्रणाली को त्याग दिया गया था। 1977 में स्थिर विनिमय दर प्रणाली को त्याग दिया गया। इसके स्थान पर विनिमय दर की नमनीय विनिमय दर प्रणाली बनाया गया। स्थिर विनिमय दर प्रणाली के लाभ और हानि हम बात करते हैं। सबसे पहले इसके लाभ क्या हैं। विनिमय दर का सबसे पहला लाभ है स्थिरता। जो एक्सचेंज रेट है हमारे, इसके लाभ क्या है। नंबर 1, जो फिक्स एक्सचेंज रेट है, इससे स्थिरता बनी रही, स्टेबिलिटी बनी रही। इसके द्वारा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार विनिमय दर में स्थिरता स्थापित होगी। विनिमय दर में दिन प्रतिदिन के उतार चढ़ाव बंद हो गए। इसके फलस्वरूप दीर्घकालीन आर्थिक नीतियां, विशेषकर निर्यात की नीतियों के निर्माण में सहायता प्राप्त हुई।
और दूसरा हुआ अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा। अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा। शीतल विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत भविष्य के भुगतानों की अनिश्चितता जोखिम कम से कम होता था। फलस्वरूप अंतरराष्ट्रीय व्यापारों को प्रोत्साहन मिला, क्योंकि लोगों को अपनी पूंजी डूबने का डर तो था ही नहीं। और नंबर 3, समष्टि नीतियों में समन्वय। समष्टि समन्वय। संसार के विभिन्न देशों के बीच स्थिर विनिमय दर समष्टि नीतियों की समन्वय में सहायक होती हैं। द्विपक्षीय व्यापार समझौतों और अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्षेत्रों में दीर्घकालीन नीतियों का निर्माण किया जा सकता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो ये हमारे एक्सचेंज रेट है, इसमें सोने के कारण उस देश की है और जोखिम बड़ा कम होता है, और इसके कारण हर आदमी व्यापार में समझौता आसानी से कर लेता है। इसकी डीमेरिट्स क्या है? इसके अवगुण या गुण, अवगुण लाभ के बाद दोष कह लें आप, क्योंकि हर पहलू के गुण भी होते हैं, दोष भी होते हैं। इसी से कुछ दोष भी हैं। विशाल अंतरराष्ट्रीय निधियां, इसका सबसे बड़ा दोष यही था कि इसके लिए इस प्रणाली में बहुत सारा नीतियां रखनी पड़ती थी। स्थिर विनिमय दर प्रणाली को चलाने के लिए विशाल अंतरराष्ट्रीय नीतियां रखनी पड़ती है, क्योंकि विभिन्न करेंसियों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में सोने में परिवर्तित होती थी। तो सोने में परिवर्तित करने के लिए सोना काफी मात्रा में चाहिए था, इसलिए ये एक समस्या थी। क्योंकि स्थिर विनिमय दर प्रणाली को चलाने के लिए सोना चाहिए हर को, और काफी मात्रा में सोना रखना बड़ा मुश्किल था। जो जनसंख्या बढ़ती गई, पॉपुलेशन बढ़ती गई, विश्व में व्यापार, पूरी दुनिया छोटी होती गई, तो इस चीज में बड़ी दिक्कत आई। दूसरा है पूंजी की सीमित गति। इसका यह भी एक दोष था कि स्थिर विनिमय दर को बनाए रखने के लिए बहुत अधिक अंतरराष्ट्रीय निधि की सहायता की आवश्यकता होती है। इस कारण पूंजी का विभिन्न देशों में आवागमन बहुत सीमित हो जाता था। फलस्वरूप अंतरराष्ट्रीय समृद्धि की प्रक्रिया को बड़ा धक्का लगा। और अगला पॉइंट है जो तीसरा है, जोखिम को निरुत्साहित करना। जोखिम पूंजी को निरुत्साहित 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 डिमोशन, किसी को प्रमोशन की बजाय डिमोशन करना, किसी चीज को पीछे धकेल देना। तो स्थिर विनिमय दर को बनाए रखने के लिए बहुत अधिक अंतरराष्ट्रीय निधि की सहायता की आवश्यकता होती है। इस कारण पूंजी का विभिन्न देशों में आवागमन बहुत सीमित हो जाता था, जिस कारण से लोग जोखिम उठाते हैं, वो जोखिम भी कम हो जाता है, और जोखिम उठाने की जो है उसको उत्साहित नहीं करता। स्थिर विनिमय दर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार में जोखिम पूंजी को निरुत्साहित करता है। वेंचर कैपिटल जो होती है वो निरुत्साहित करता है। जोखिम से पूंजी से अभिप्राय लाभ कमाने के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय बाजार में विदेशी मुद्रा में किए गए निवेश से है। स्थिर विनिमय दर प्रणाली में ऐसे निवेश को हतोत्साहित करती है। अतः अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार अधिकतर आयातों और निर्यातों के अंतरराष्ट्रीय भुगतान तक ही सीमित रह जाता है। वो ज्यादा रिस्क वाला काम नहीं लेते, क्योंकि बिना रिस्क के अधिक विकास भी नहीं हो पाता। और साधनों के बंटवारे में कठोरता,
कठोरता। जैसे हमसे नाम है शिथिल है तो कठोर तो होगा। शिथिल विनिमय दर अधिकांश एक कठोर विनिमय दर होती है। कठोर विनिमय दर वह है जिसमें परिवर्तन करना संभव नहीं होता, यह शिथिल रहती है। इसके कारण अंतरराष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में विशेष रूप से साधनों के बंटवारे में बहुत सारी कठिनाई आती है। तो इस प्रकार जो हमने आपको फॉरेन एक्सचेंज रेट है, स्थिर विनिमय दर है, उसके बारे में बताया कि दो प्रकार के होती है, स्वर्णमान मुद्रा ब्रिटेन वुड्स, और इसके साथ आपकी उसके गुण क्या हैं। इन दोनों के दोनों जो स्थिर एक्सचेंज रेट थी हमारी, जो फिक्स एक्सचेंज रेट है, इसके मेरिट क्या है, डीमेरिट क्या है, इनके बारे में आज बात की। और आज का हमारा टॉपिक सिर्फ यही था, फिक्स एक्सचेंज का। कल हम आपके सामने लेकर आते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। तो तब तक के लिए आप लोगों से विदा चाहूंगा। आपसे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।